हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 में कैसे सवाल देखने को मिलते हैं, तो यहां पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन हां इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार के सवाल आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भाई हर ऑप्शन को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी पेन और पेपर तो लेके आए होंगे तुम लोग, नहीं लाए तो जल्दी से पेन और पेपर को लेके आओ। उसके बाद कभी कोई क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे और ये चेक जरूर करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या नहीं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव 2 एंड द क्वेश्चन सेज अ स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ फॉर हिज रीडिंग ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस। भाई एक बालक यंग्स मॉड्यूलस का डिटर्मिनेशन करने गया और उसने एक ग्राफ बनाया, लेकिन जब उसने ग्राफ बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग तो वो ये लिखना भूल गया कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या क्या होना चाहिए था। तो इक्वांटिटीज ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस में बी रेस्पेक्टिवली, है ना, वो ये लेबलिंग करना भूल गया। जैसे हम ग्राफ बनाते ना बेटा, जैसे कुछ भी बनाया सर, यहां पे कोई कुछ लिखते थे क्वांटिटी, यहां पे कुछ लिखते थे क्वांटिटी, तो वो लिखना भूल गया। तब तुम्हें सोचना है कि ये जो ग्राफ बनाया गया है वो किसके और किसके बीच में बनाया जा सकता है। सो पहला ऑप्शन है वेट और इंक्रीज इन लेंथ के बीच में, स्ट्रेस और इंक्रीज इन लेंथ के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, इंक्रीज इन लेंथ यानी इलोंगेशन और वेट के बीच में। तो पहला है बेटा वेट और इलोंगेशन के बीच में, स्ट्रेस और इलोंगेशन के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और एलोंगेशन और वेट के बीच में। वेट बोले तो फोर्स, वेट बोले तो फोर्स, है ना। तो ये आपको सोचना है कि ये ग्राफ किस किस के लिए बनाया जा सकता है। तो बेटा जी क्योंकि मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो हमें तो सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, तो सारे ऑप्शंस देखते हैं फिर। तो शुरू करें कहानी को। आप लोग ट्राई कर रहे हो क्या? कर लो कर लो कर लो, मैं बाद में बता देता हूं। किया ट्राई सभी ने? कैसे करोगे इसको सॉल्व? सर हम क्या सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या कैलकुलेट करना चाहता था? यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर मैं यहां से लिखूं तो स्ट्रेस विल बी इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन, वाई टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन, है ना। या फिर मैं बोलूं किसके बारे में, एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली, है ना। तो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई इंटू स्ट्रेस। क्या ऐसी बातें लिख सकते हैं बेटा? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई इंटू स्ट्रेस। बेटा अगर इस पार्ट को देखूं तो ग्राफ मुझे कैसा दिख रहा है? पहली चीज तो ये बताओ ग्राफ कैसा दिख रहा है। तो सर जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ को देखा तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी y इज इक्वल्स टू mx। इस लाइन के लिए इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल्स टू mx। तो जो इक्वेशन आपने निकाली है क्या वो y इज इक्वल्स टू mx को सेटिस्फाई कर रही है क्या? देखो तो y इज इक्वल्स टू mx कर रही है सर। y पे अगर हम स्ट्रेन लिख दें, y पे अगर हम स्ट्रेन लिख दें और x एक्सिस की जगह पे हम अगर स्ट्रेस को लिख दें तो हमें जो स्लोप मिलता है, जो हमें स्लोप मिलता है वो मिलता है 1 अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो ऐसा करने से हमें ग्राफ मिल सकता है फॉर द यंग्स मॉड्यूलस। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। y एक्सिस पे अगर आपने स्ट्रेन को लिखा, x एक्सिस पे अगर आप स्ट्रेस को लिखते हो तो स्लोप मिलता है 1 अपॉन y। और बेटा जी देखो ना ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। तो ये भी तो ऐसा बिहेव हो रहा है दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू origin. This will be the equation of a straight line which is passing through the origin. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का कर्व हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पे किसको रखोगे? स्ट्रेस को। वाई एक्सिस पे किसको रखोगे? स्ट्रेन को। तो इनका ग्राफ बन सकता है ये। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली कहने का तात्पर्य ये है कि एक्स एक्सिस पे भी
सबसे पहले जो है वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे और बाद में जो लिखा है वो वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस को रखिए, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन को रखिए, तो भी आपको यंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा। नहीं मिलेगा क्या? बोलो ना, यंग्स मॉड्यूलस नहीं मिलेगा, 1/y मिल जाएगा सर। बहुत बढ़िया, मतलब ऑप्शन सी सही है हमारा। लेकिन सर क्योंकि ये मोर देन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो मुझे बाकी के ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए भाई बाकी के ऑप्शंस चेक करना शुरू करते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बेटा डेल्टा एल इज द elongation, that means increased length। हाँ, तो क्योंकि ऑप्शन में मुझे देखने को मिला था ये कहीं ना कहीं, ऑप्शन में मुझे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि elongation देखो ना, इंक्रीज्ड लेंथ बोले तो डेल्टा एल, और वेट हंग का मतलब फोर्स। यहां पे देखो वेट हंग बोले तो फोर्स और इन लेंथ इंक्रीज मतलब डेल्टा एल। तो क्या इनके बीच में ग्राफ हो सकता है? ये देख लेते हैं सर, फोर्स वर्सेस डेल्टा एल में। तो एक बार डेल्टा एल को उधर लेके गया तो डेल्टा एल को इधर ले गया तो इट विल बी योर एल अपॉन ए वाई इंटू एफ। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए वाई इंटू एफ। क्या बेटा जी इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स की तरह दिख रहा है क्या? जिसमें कि y एक्सिस पे तो हम लिख सकते हैं किसको? डेल्टा एल को। x एक्सिस पे हम लिख सकते हैं फोर्स को, जो कि बेटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट। अरे एक वायर पे अगर आपने कोई डब्बे को लटका दिया तो जो उसका वेट होगा क्या वही है फोर्स जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है? एक वायर पे अगर आपने एक डब्बे को लटका दिया तो जो उसका वेट है वही तो है फोर्स। तो F इज एक्चुअली द वेट हंग, तो बेटा जी क्या इक्वेशन दिख रही है? और यहां पे स्लोप देखो क्या मिलेगा आपको? स्लोप मिलेगा सर L अपॉन ए वाई। वाई बोले तो यंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस यहां से आपको y स्लोप जो है L अपॉन ए वाई है, y बोले तो यंग्स मॉड्यूलस। तो क्या यहां से भी आप यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड आउट कर सकते हो? और क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन को? तो ये डेल्टा एल और एफ में भी बन सकता है ग्राफ, डेल्टा एल और एफ में भी बन सकता है ग्राफ। तो इसका उल्टा कर दो तो, और देखते हैं इसका उल्टा कर दिया जाए तो सो हमारे पास इक्वेशन थी कि y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। तो सर क्यों नहीं काम किया जाए, यहां से y a डेल्टा एल अपॉन एल इज द वैल्यू ऑफ f। तो f कैन बी रिटन एज y a अपॉन एल डॉट डेल्टा एल। क्या ये भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और y इज इक्वल्स टू एम एक्स में y एक्सिस पे आप फोर्स को लगा सकते हो जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वेट हंग को, और x एक्सिस पे आप लिख सकते हो डेल्टा एल को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ इंक्रीज्ड को, लेंथ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहां पे जो स्लोप मिलेगा, द स्लोप इज गिवन बाय वाई ए बाय एल। क्या इससे आप यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकते हो y का वैल्यू? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन को? कर रही है। तो f और डेल्टा एल में भी ये ग्राफ बनाया जा सकता है, यानी कि वेट हंग और लेंथ में भी ये ग्राफ बनाया सकता था। रही बात स्ट्रेस और लेंथ इंक्रीज्ड में, तो आओ जरा बात करते हैं इस पे भी। सिंस y is equals to एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। बेटा जी f बाय ए को लिखते हैं स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। तो y is equals to स्ट्रेस इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन y। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अपॉन वाई इंटू स्ट्रेस। क्या y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाली कहानी दिख रही है आप लोगों को फिर से? तो यहां से भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाली कहानी दिख रही है, जिसमें y एक्सिस पे रखा जा सकता है डेल्टा एल को, x एक्सिस पे रखा जा सकता है स्ट्रेस को।
तो स्लोप से हम क्या यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, स्लोप से यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड किया जा सकता है। यानी जितने भी रिलेशंस मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इन सारे रिलेशन का स्लोप निकालने से हमें यंग्स मॉड्यूलस मिल सकता है, यानी कि ग्राफ इन सभी के लिए बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसका? यंग्स मॉड्यूलस का। अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? डिटर्मिनेशन किया जा रहा है सर यंग्स मॉड्यूलस का। तो ग्राफ इनमें से किसी के लिए भी बना लीजिए, सबके स्लोप में, इनमें से किसी के लिए भी ग्राफ बना लीजिए, सबके स्लोप में आप देख लीजिए यंग्स मॉड्यूलस आ रहा है। तो किसी के लिए भी बात करो, ग्राफ बनाया जा सकता है, भले वो स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस के लिए बनाया जाए, भले वो डेल्टा एल वर्सेस एफ के लिए बनाया जाए, भले वो बनाया जाए एफ वर्सेस डेल्टा एल के लिए, या फिर बनाया जाए डेल्टा एल वर्सेस स्ट्रेस के लिए। इट इज वैलिड, हर एक के स्लोप से यंग्स मॉड्यूलस को फाइंड किया जा सकता है। तो यह ग्राफ बनाया जा सकता है इन सभी के लिए ग्राफ वैलिड है। तो क्वांटिटीज ऑन द एक्स एंड वाई मे बी वेट or length increase, may be stress or length increase, it may be stress or the strain, it may be the length increase and the weight hung, यानी कि फोर्स। बात समझ आ गई? तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसको छापना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हियर। सारा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यही है बेटा, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। लिख लो यार जल्दी से, ये सारी बातें लिख ली, ये भी, फिर यहां पे आ जाओ, सब कुछ लिख लो। हो गया पक्का? चलिए भाई बेहतरीन। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है हमसे, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सरफेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज। भाई सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनसे डिफरेंट होती है जो और जगह पे अवेलेबल है लिक्विड में। यानी कि किसी भी लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, किसी भी लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है रादर देन द अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। यानी कि कोई भी लिक्विड का सरफेस उठा लो, उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, और यहां से लिक्विड उठा लो तो इधर वाले पार्ट की प्रॉपर्टी अलग होगी, यहां की प्रॉपर्टी अलग होगी और सरफेस की प्रॉपर्टीज अलग होगी। as property of surface। वजह क्या है इसकी, ये आपको बताना है। अब अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन भी सरफेस की प्रॉपर्टी है, और यहां लिक्विड के अंदर चल जाओ, कोई सरफेस टेंशन नहीं लगेगा यहां पे। तो ये जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ रहा है, ये क्यों आया? सरफेस टेंशन की बात करें तो साहब यहां पे सरफेस टेंशन लगता है, लेकिन जैसे लिक्विड के अंदर जाएंगे सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्या खास है सरफेस के पास कि उसकी प्रॉपर्टी अलग है बाकी फ्लूइड से? तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज द सरफेस मॉलिक्यूलर आर स्मॉलर देन द अदर मॉलिक्यूल्स, acquire a charge due to the collision from air molecules, find different type of molecules in their range of influence, feel a net force in one direction। तो भाई क्या ऐसी स्पेशलिटी है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास जिसकी वजह से वो बाकी के मॉलिक्यूल से डिफरेंट हो रहे हैं? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, सोचा कुछ? भाई जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, पहली चीज तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। सर यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगता है इधर 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 इधर, मतलब चारों डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उसके ऊपर फोर्स लगेगा यहां पे, नीचे की तरफ और इधर की तरफ और इधर की तरफ। यानी कि इनके ऊपर सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर चारों डायरेक्शन से फोर्स लगता है, लेकिन बेचारा जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नेट फोर्स को फील करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। फिर ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होगा,
इसमें क्या होगा बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा। बोलो ना, सोचो ना सर, यहां पे तो वाटर है, यहां पे तो वाटर और ऊपर एयर, तो यहां पे नीचे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंफ्लुएंस में है, और ऊपर अगर बात की जाए तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंफ्लुएंस में। वो भाई यही बोले ना, दे फाइंड बिकॉज द सरफेस मॉलिक्यूल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन देयर रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। नीचे आया तो पानी का मॉलिक्यूल दिखा, ऊपर गया तो भाई एयर का मॉलिक्यूल दिखा। तो बेसिकली दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जब ये अपने रेंज को डिफाइन करते हैं, पूरा जो फोर्स लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाते हैं, तो वो देखता है। अब देखो इस वाले के लिए क्या बात करेंगे साहब, यहां पे भी पानी का मॉलिक्यूल, यहां पे भी पानी का मॉलिक्यूल, ये भी पानी का मॉलिक्यूल, और यहां पे भी पानी का मॉलिक्यूल। बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर है उसके चारों तरफ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो सिर्फ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को देखता है इन देयर रेंज। लेकिन जो मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस पे है वो देखता है तो साहब नीचे नीचे तो पानी के मॉलिक्यूल दिखते हैं, ऊपर ऊपर एयर के मॉलिक्यूल दिखते हैं मुझे। तो उनका जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस करना है ना, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। बाकी चार्ज वगैरह की कहानी यहां नहीं चलती बेटा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की ऐसे कोई वो नहीं होती कि भाई ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे, नीचे वाटर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो सिर्फ दो ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट होते हैं, जिसमें कि पहला वो बताते हैं कि भाई दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन देयर रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। नीचे पानी का मॉलिक्यूल, ऊपर एयर का मॉलिक्यूल दिख रहा है उनको, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है भैया, इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही लग रहा है। जैसा आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर है उस पर सभी डायरेक्शन में बराबर का फोर्स है, लेकिन इन पे सिर्फ नीचे की तरफ ही नेट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सरफेस टेंशन की जो बात मैंने कही थी आपसे, सरफेस टेंशन इसी वजह से आता था, ठीक है। तो बेटा जी ऑप्शन सी एंड डी आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। इसको छाप लीजिए जल्दी से, इसको छाप लीजिए जल्दी से। नोट किया? क्लियर रहेगी बातें सभी को? अरे समझ रहे हो ना, कोई समस्या तो नहीं है ना, पक्का ना? तो बढ़े क्या आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। द राइज ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन। किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का राइज हो रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, लेंथ पे, आउटर रेडियस पे या इनर रेडियस पे? सोचना पड़ेगा, सोचो जरा, सोचो जरा, किन फैक्टर्स पे द राइज ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन। भाई कैपिलरी ट्यूब बना ली जाए, बना ली सर। ये वाटर का सरफेस जिसमें हमने इसको कांटेक्ट में रखा हुआ था, जिसके कारण इसमें वाटर का लेवल राइज करेगा। ठीक है, तो वाटर लेवल राइज करा। तो ये जो राइज हो रहा है वाटर लेवल में वो कितना हो रहा है सर? अकॉर्डिंगली हमने जाना है, इट इज गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। सो इट इज गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। सो द राइज ऑफ हाइट इज गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। बेटा जी रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है ना, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, दे आर मटेरियल डिपेंडेंट बेटा, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड। भाई वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसके मटेरियल पे, फ्लूइड के मटेरियल पे, इन पे डिपेंड करता है। स्मॉल आर इज द इनर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इनर रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। बाकी जी वगैरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सरफेस टेंशन की कहानी अलग चलती है यहां पे थोड़ा, ठीक है। अब सुनो ना यार, ये तो कैपिलरी ट्यूब के इस पे मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है कि भाई फ्लूइड क्या है, कैपिलरी ट्यूब क्या है ना, तो उनके मटेरियल पे डिपेंड करती है पहली चीज, तो इनर रेडियस पे डिपेंड करती है, और इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूब एज वेल। सर क्यों भाई? लेंथ ऑफ द ट्यूब पे कैसे डिपेंड कर रही है सर? सोचो सरा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, लेंथ वाली बात है सर। ये जो हाइट है h, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ट्यूब। कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब पे? तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि सर मान लीजिए कि आपने जो ट्यूब ली उसका लेंथ कम है, उसका लेंथ कम है, और ये जो वाटर लेवल राइज कर सकता था वो ज्यादा कर सकता था, समझना बात को ऐसे।
मान लीजिए वाटर लेवल राइज कर सकता था यहां तक, आपने एक ट्यूब ले ली जिसकी लेंथ सिर्फ इतनी सी है, आपने जो ट्यूब ले ली बेटा, ट्यूब का लेंथ ले लिया इतनू सा, वाटर लेवल यहां तक राइज कर सकता था और आपने ट्यूब का लेंथ लिया एल यहां तक सिर्फ, तो बेटा क्या इसमें वाटर लेवल पूरा राइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, यहीं तक ही कर पाएगा। वाटर लेवल कहां तक राइज कर सकता था? यहां तक कर सकता था, लेकिन जो आपने ट्यूब ले ली वो छोटी ले ली, छोटी ट्यूब लेने से अब वो ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता, तो इसके हाइट पे भी फर्क पड़ता है। किस बात से? कि आप कैपिलरी ट्यूब कितनी लेंथ की ले रहे हो। आपको लंबी कैपिलरी ट्यूब लेनी पड़ेगी, छोटी कैपिलरी ट्यूब से काम नहीं चलेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो बेटा जी, द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, द लेंथ एंड द इनर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। लेंथ का समझ आया बेटा? मान लो कि पानी यहां तक राइज कर रहा था, लेकिन आपने ट्यूब ले ली इतनी सी, है ना भाई? मान लो पानी यहां तक राइज कर सकता है, लेकिन जो ट्यूब आपने ली वो इतनी सी ली। अब इसका लेंथ हाइट से तो कम है ना बेटा, तो इसमें पानी सिर्फ यहीं तक ही लेवल राइज करेगा। कर कहां सकता? यहां तक कर सकता था, लेकिन किया कहां तक? सिर्फ यहां तक। तो हाइट में वेरिएशन आ गया ना बेटा, इसमें हाइट में वेरिएशन आ गया ना, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब आप लोगे वो लंबी लेना, सो दैट कभी उसके हाइट को ऐसे राइज में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, लेवल का जो राइज हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, द लेंथ एंड द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। कहता है हमसे, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड द लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। अभी तो बताया थीटा किसकी प्रॉपर्टी है? थीटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ है लिक्विड एंड सॉलिड। भाई लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, उसके हिसाब से थीटा चेंज होता है। जैसे कि बात करें सिल्वर और वाटर के लिए, याद है कितना होता है भाई? राइज नहीं करना ना, सेम लेवल पे रहता है। वहीं पे वाटर और ग्लास की बात करें तो थीटा लेस देन 90 हो जाता है, मर्क्यूरी और ग्लास की बात करें तो ग्रेटर देन हो जाता है। याद है रे? तो कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। फिर तो वो डिपेंड करता है कि भाई लिक्विड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है। So the contact angle between the solid and the liquid is a property of the material of the solid and the material of the liquid. Shape of the solid से कोई फर्क नहीं पड़ता है, mass of the solid से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? सभी को छाप लो, बस इतनी सही है। हाँ हाँ, बस यही कि it is the property, it depends on the property of material of liquid and material of solid। हो गया? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहना चाहता है, अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन अ वर्टिकल ट्यूब। आप देख सकते हो बेटा यहां पे वर्टिकल ट्यूब है, लेकिन ट्यूब इस बार सिलेंड्रिकल नहीं है। हाँ, पहले आपको जो ट्यूब मिलती थी वो सिलेंड्रिकल मिलती थी। दिस टाइम द ट्यूब इज नॉट सिलेंड्रिकल बट दिस इज हाफ हेमिस्फेरिकल, है ना? तो इट इज अ सेमी सर्कुलर ट्यूब, है ना? इट इज अ ट्यूब ऑफ सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो पहले तो पूरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलता था, बट ऐसा नहीं है इस बार, इसको काट दिया था और काटने के बाद इट विल बी लुकिंग लाइक दिस नाउ। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा भैया। हाँ, तो आधा ही ट्यूब है जिसके अंदर में पानी भरा है। ठीक है, अब यहां पे बोला गया इन्होंने कि भैया जब आपने यहां पे इसमें कोई फ्लूइड लिक्विड को भरा तो कांटेक्ट एंगल 0 हुआ। कांटेक्ट एंगल यहां पे कितना हो गया? 0 हो गया। द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन ऑन द कर्व्ड पार्ट एंड ऑन द फ्लैट पार्ट आर इन द रेशियो। कर्व वाला जो पार्ट है और जो फ्लैट वाला जो पार्ट है, इस पे कितना सरफेस टेंशन का रेशियो होगा? फ्लैट वाला पार्ट ये है, दिस इज द फ्लैट पार्ट एंड दिस वन इज द कर्व्ड वन। तो यहां पे मान लीजिए फोर्स लगता है F1, यहां पे लगता है फोर्स F2 बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन का फोर्स यहां पे F1, सरफेस टेंशन का फोर्स यहां पे F2, तो आपको इनका रेशियो बताना है कि कितना होगा, F2 by F1, F2 is to F1। कर पाओगे? ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका, ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका, करें ट्राई। सर ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसका पेरीमीटर जो आएगा, इट इज गिवन बाय आई थिंक लाइक कितना आएगा बेटा, अरे तुम्हें पता है सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन सर यहां पे हमें इसका पूरा लेंथ चाहिए, हमें इस फ्लैट पार्ट का, दिस इज द फ्लैट पार्ट, ये जो फ्लैट वाला पार्ट है सर, इसका लेंथ कितना होगा टोटल, ये जो फ्लैट वाला सेक्शन है इसका लेंथ कितना ले हम लोग, बोलो ना, इसका लेंथ कितना होगा, वर्टिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कितना होगा, सोचा कुछ, लेंथ यार यहां पे बोलो ना, रेडियस कितना बोला इसका, रेडियस बोले तो r, ये भी r, ये भी r, तो r प्लस r 2r, तो यहां पे लेंथ के लिए डिफाइन किया सरफेस टेंशन इनटू 2r, दिस इज द फोर्स अलोंग दिस पार्ट, ठीक है। चलिए, अरे ऐसे ही तो होता है यार, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये लेंथ लेते थे। वैसे ही अगर मैं कर्व्ड पार्ट की बात करूं, तो यहां पे ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, सर फ्लैट पार्ट से, तो दिस इज योर बेसिकली F1, दिस इज योर F1, ठीक है। अब रही बात कर्व पार्ट पे, तो भाई कर्व पार्ट का ये वाला लेंथ कितना होगा सर, 2 पाई आर का आधा बोले तो पाई आर, तो इसका पेरीमीटर या फिर इसकी जो लेंथ होगी इट विल बी ऑफ पाई आर। तो अगर मैं यहां पे फिर से बात करूं फोर्स F2 की, तो F2 इज गिवन बाय द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय पाई आर, तो F2 आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया सर, F1 भी आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया सर, तो हमें तो F2 is to F1 चाहिए था, कर दो यार यहां पे, तो F2 डिवाइडेड बाय F1 करने पे इट इज गिवन बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय द पाई आर डिवाइडेड बाय द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2r। भाई सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन, r से r, एंड यू आर लेफ्ट विथ नथिंग बट द पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 यानी कि पाई इज टू 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो ये है हमारी कहानी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर समझ आ रहा है छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो बेटा। अरे समझिए ना लेंथ वगैरह कैसे लेते हैं इसकी। चलिए जी बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाहता है हम लोगों से, क्या कहना चाहता है? When a capillary tube is dipped into the liquid neither rises nor falls in the capillary। कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप कर दिया तो लिक्विड ना तो उसमें राइज करा ना ही उसमें फॉल हुआ, तो क्या कहें हम उसके इसमें? द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। द कॉन्टैक्ट एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। द सरफेस टेंशन मे बी जीरो एंड द कॉन्टैक्ट एंगल मे बी 90 डिग्री, है ना। तो पहले केस में तो बोलता है कि भैया सरफेस टेंशन जीरो होगा ही होगा। दूसरे केस में बोलता है कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। तीसरे केस में बोलता है हो सकता है सरफेस टेंशन जीरो हो। फोर्थ कहता है कि हो सकता है 90 डिग्री भी हो। तो भाई किस केस में हाइट ना तो राइज करेगा ना ही यहां पे डिक्रीज होगा, तो वो आपको बताना है। सोचा कुछ? भाई अगर हम बात करें h की, तो इट इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन इनटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। देखो भाई हाइट जीरो होती है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हमारा सरफेस टेंशन जीरो हो जाए या फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। दोनों ही केसेस में हाइट जीरो हो जाएगी। या तो भाई हमारा सरफेस टेंशन जीरो हो जाए या फिर हमारे जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए। तो दोनों ही केसेस में h हमारा जीरो हो सकता है। तो सरफेस टेंशन भी जीरो हो सकती है या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है 90 डिग्री। मस्ट बोलते ही वो उसके लिए 100% श्योर हो जाते हैं, वो हमें श्योर नहीं होना। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ सरफेस टेंशन जीरो होने की वजह से ही हाइट राइज नहीं करेगा, कांटेक्ट एंगल भी तो जीरो हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि कांटेक्ट एंगल ही जीरो हो, तो हमें क्या पता।
इसीलिए हम ए ऑप्शन और बी पे क्रॉस लगाते हैं और सी और डी पे टिक लगाते हैं कि हम एश्योर्ड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि टेंशन, सरफेस टेंशन ही जीरो हो रहा है या फिर कांटेक्ट एंगल ही 90 डिग्री है। हो सकता है सरफेस टेंशन जीरो, हो सकता है एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो, पॉसिबिलिटीज में रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? पक्का? बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? A solid sphere moves at a terminal velocity of 20 meter per second in air at a place where g is 9.8 meter per second square. Now the sphere is taken in a gravity-free hall having air at the same pressure and pushed down at a speed of 20 meter per second. तो पहले तो हम यहां पे बात कर लेते हैं जहां पे g का वैल्यू 9.8 है, यानी कि ग्राउंड की बात कर लेते हैं, है ना, जब हम नॉर्मली सरफेस पे अर्थ पे खड़े हैं, है ना, उस केस में ये रही बॉल। सर यहां पे जब इसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव किया 20 मीटर पर सेकेंड का, तो यहां पे द फोर्स इज एक्टिंग लाइक mg हियर एंड यहां पे ये था विस्कस फोर्स। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया, यानी कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। इस केस में mg माइनस के विस्कस फोर्स को लिखा जाता है जीरो, यानी कि इस केस में विस्कस फोर्स हमारा mg के बराबर होगा। सर बायएंट फोर्स बिकॉज ऑफ द एयर, भाई बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको। बायएंट फोर्स बिकॉज ऑफ द एयर बहुत ही कम होता है तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको बेटा जी, यानी कि जब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी वहां पे विस्कस फोर्स mg के बराबर होगा। लिख लो इसको। ठीक है, ये तो हमने अपने ग्राउंड पे या अर्थ पे सारे कार्यक्रम कर दिए। अब मैं इस स्फेयर को, जो सॉलिड स्फेयर हमारे पास था ना, इस स्फेयर को लेके जा रहा हूं ग्रेविटी फ्री हॉल में। बेटा ग्रेविटी फ्री हॉल बोले तो जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा यहां पे। हैविंग द एयर एट द सेम प्रेशर, बेटा यहां पे एयर सेम प्रेशर इसलिए रखा ताकि विस्कस फोर्स हमें मिल सके। ये काम क्यों किया? सर ग्रेविटी फ्री हॉल में चले गए जहां पे नो ग्रेविटी, तो यहां पे जी का वैल्यू तो जीरो होता है, लेकिन साहब यहां पे इस ग्रेविटी फ्री हॉल में आपने एयर को रखा सेम प्रेशर पे, जिससे कि विस्कस फोर्स हमें मिलता रहे। तो आओ जरा चलते हैं, ये सारी बातें मैं मिटा देता हूं यहां से। सो अब हम आ चुके हैं ग्रेविटी फ्री हॉल में। इट इज द ग्रेविटी फ्री हॉल बट एयर है एट द सेम प्रेशर, हैविंग एयर एट सेम प्रेशर, एट सेम प्रेशर। ठीक है, तो ग्रेविटी फ्री हॉल में है जिसमें एयर को सेम प्रेशर पे रखा जा रहा है और अब बॉल को हमने नीचे की तरफ पुश किया विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा जी जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ पुश करोगे तो इस बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से फेंके आपने, ये तो सर टर्मिनल वेलोसिटी हुआ करती थी ना। हां, जब आपने बॉल को नीचे की तरफ फेंका, आप ग्रेविटी फ्री हॉल में आ चुके हो, तो बॉल खुद से नीचे नहीं जाएगी। ग्रेविटी फ्री हॉल है बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, बॉल खुद से नीचे नहीं जाने वाली। आपने बॉल को फेंका नीचे, बॉल को नीचे फेंका कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी हुआ करती थी। तो इस बॉल के ऊपर लगेगा साहब विस्कस फोर्स, बिकॉज एयर तो है ही सही अभी भी। इस बॉल के ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा बिकॉज एयर है अभी भी। बॉल को नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, बॉल पे लगा विस्कस फोर्स, तो ये विस्कस फोर्स बॉल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा ऊपर की तरफ। ये एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना पड़ेगा हम लोगों को। क्या बॉल के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा? बॉल के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा? नहीं सर, जीरो होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज देयर इज नो ग्रेविटी, एज देयर इज नो gravity. Since there is no gravity, so there is the no downward acceleration. So यहां पे upward acceleration आएगा मेरे पास क्या आएगा बेटा? अपवर्ड एक्सेलरेशन आएगा which is given by the viscous force divided by the mass. साहब टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल जब नीचे जा रही है तो इस पे विस्कस फोर्स लगा ऊपर की तरफ, जिसके कारण एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आएगा और ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? इस बॉल की स्पीड को डिक्रीज करेगा। लेकिन पॉइंट ये है, उन्होंने ये नहीं पूछा है,
उन्हें पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्टार्टिंग में ही पूछ रहा है वो, तो क्या बेटा कोई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इनिशियली? नहीं है साहब, ए ऑप्शन काट दो। इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है क्योंकि कोई ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन तो ऊपर आएगा विस्कस फोर्स की वजह से, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय विस्कस फोर्स बाय एम, बट ये विस्कस फोर्स कितना था, तो उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा इस वेलोसिटी पे। याद करो जब ये वेलोसिटी आई थी तो विस्कस फोर्स कितना था, तो सर इतनी वेलोसिटी पे विस्कस फोर्स mg के बराबर हुआ करता था, इतनी वेलोसिटी पे विस्कस फोर्स mg के बराबर हुआ करता था, और आज आपने फिर से इतनी वेलोसिटी दे दी तो फिर से mg हमारा किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? विस्कस फोर्स के। तो यानी कि बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स के कारण इस बॉल के पास एक्सेलरेशन आएगा ऊपर, इनिशियली एक्सेलरेशन जो आया इट इज ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। बिल्कुल सही बात है सर ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज द टाइम पासेस। ये जो एक्सेलरेशन है बेटा इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा एज द टाइम पासेस। क्यों सर? क्या है ना कि ये एक्सेलरेशन आया भले विस्कस फोर्स की वजह से, लेकिन ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ एफ वी डिक्रीजेस। क्यों? क्या सर बॉल के पास वेलोसिटी नीचे की तरफ, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, एज वेलोसिटी डिक्रीजेस विस्कस फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में आता है वेलोसिटी, विस्कस फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। यही तो खासियत है बेटा कि विस्कस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी अब डिक्रीज होने लगेगी, ये वेलोसिटी डिक्रीज होता है विस्कस फोर्स भी डिक्रीज होने लग जाएगा, और अगर विस्कस फोर्स डिक्रीज होने लगा तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होने लग जाएगा। सर ये क्या बात हुई? ये टर्मिनल वेलोसिटी हमने दी थी जिसके कारण ये बॉल नीचे गई, ये वेलोसिटी नहीं होती तो विस्कस फोर्स ही नहीं होता। सही बात है ना भाई, अगर वेलोसिटी नहीं होती तो विस्कस फोर्स नहीं होता, मतलब विस्कस फोर्स को कौन है बनाने वाला? वेलोसिटी। और ये विस्कस फोर्स इसी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। इस वेलोसिटी ने विस्कस फोर्स को तो बनाया, लेकिन ये विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जिसके कारण ये वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। ये वेलोसिटी डिक्रीज होते ही ये विस्कस फोर्स खुद भी डिक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि भाई इसी वेलोसिटी ने तो बनाया था इसको। सही बात है ना, इसी वेलोसिटी ने तो इस विस्कस फोर्स को बनाया था। अगर ये विस्कस फोर्स इसी को डिक्रीज करेगा तो इसका असर इस विस्कस फोर्स पे खुद पे भी पड़ेगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने से विस्कस फोर्स भी डिक्रीज होगा, और ये जो एक्सेलरेशन मिला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्स, भाई ये सारी चीजें गायब हो जाएगी, अब ये सारी चीजें खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इसका? अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होता हुआ चलेगा। तो ऑप्शन देखें जरा, मैच कर रहा है क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एज द टाइम पासेस। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात बोलिए। इट विल इवेंचुअली स्टॉप। बेटा जी क्या एक ऐसा समय भी आएगा जब ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को खत्म कर देगा और खुद भी खत्म हो जाएगा? क्या एक ऐसा समय आएगा कि ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को खत्म कर देगा और खुद भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, आफ्टर सम टाइम v becomes zero, और बेटा v becomes zero पे body will remain, body comes to the rest, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, और डिक्रीज करते करते ये विस्कस फोर्स इस वेलोसिटी को जीरो ही कर देगा, और उस केस में बॉडी रुक जाएगी। बॉडी रुकते ही विस्कस फोर्स भी खत्म, वेलोसिटी भी खत्म, एक्सेलरेशन भी खत्म।
तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, रेस्ट पे आ जाएगी, नो डाउट सही बात है। So for this question number 7, option B, C and D are absolutely correct here. तो भैया देख लो, ये हमारा ग्राउंड पे सिनेरियो चल रहा था बढ़िया शांति से, अच्छी पिक्चर चल रही थी यहां पे, लेकिन क्या हुआ, हमने इसको कहीं और ले गए। हम इसको कहां ले गए बेटा, कहीं और ले गए, कहीं और ले जाके हमने ये सेम काम फिर से रिपीट किया। जहां हम लेके गए इट इज अ ग्रेविटी फ्री हॉल, जहां पे जी का वैल्यू 0 होना था, लेकिन विस्कस फोर्स के लिए हमने वहां पे एयर को रखा सेम प्रेशर पे, ठीक है, ताकि विस्कस फोर्स वगैरह लग सके। तो ये आ गए हम ग्रेविटी फ्री हॉल में, बट यहां पे एयर है एट द सेम प्रेशर। बॉल को नीचे फेंका, क्योंकि देखो भाई कोई ग्रेविटी नहीं है तो खुद से तो बॉल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाला नीचे, हमने ही फेंका बॉल को नीचे। तो भाई क्योंकि कोई ग्रेविटी नहीं है तो कोई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नहीं होगा। बॉल को नीचे फेंकोगे 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इस बॉल के पास विस्कस फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, जिसके कारण इसको अपवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगा। अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना, स्टार्टिंग में इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें यहां पे, है ना, तो यहां पे इनिशियल की बात कर रहे हैं, और इनिशियली जो वेलोसिटी है बेटा, हम बात कर रहे हैं इनिशियल की, और इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड पे। जो हमारा विस्कस फोर्स है वो mg के बराबर है, और विस्कस फोर्स अगर mg के बराबर तो mg बाई m, तो यहां से एक्सेलरेशन जो आएगा वो 9.8 आएगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 का आएगा। भाई ये विस्कस फोर्स क्या कर रहा है सर, ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो विस्कस फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तुम्हें दिखता है डायग्राम से विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नो डाउट वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। भाई जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी विस्कस फोर्स खुद डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे निर्भर था, विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था। तो जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हुई विस्कस फोर्स भी डिक्रीज हुआ, विस्कस फोर्स डिक्रीज होते ही एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद वेलोसिटी हो गई 0 और बॉडी रुक जाती है, इस केस में विस्कस फोर्स भी खत्म हो जाएगा, और ये जो एक्सेलरेशन वगैरह आ रहे थे ये सब भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए भाई छाप लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से, हो गया, ग्रेट। चलिए भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ समाप्त होता है हमारे ऑब्जेक्टिव 2 के सवाल भी। हाँ, ऑब्जेक्टिव 2 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे, तो इसके लिए हमने इसको एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, सो दैट वहां पे हम कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। बाकी अगले सेशन से कहानी शुरू होगी एक्सरसाइजेस की, जहां पे हम न्यूमेरिकल अप्रोच करना शुरू करेंगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अगर थ्योरी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो क्वेश्चंस कर लीजिए, क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, सॉल्यूशन के नोट्स बनाते हुए चलना अपने, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कल से एक्सरसाइजेस का पार्ट शुरू होगा, तो उसको भी कंटिन्यूएशन में लेके चलना, सो दैट कोई भी चीज स्किप ना हो सके, राइट। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।